हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा की पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के बाद लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा: विसर्ग संधि। परिभाषा देख लेते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल होना ही विसर्ग संधि मानी जाती है। विसर्ग संधि के तीन भेद होते हैं। सत्व विसर्ग संधि, जिसका तात्पर्य है विसर्ग के स्थान पर श होना। उत्व विसर्ग संधि, जिसका तात्पर्य है विसर्ग को उ हो जाना। और नंबर 3 पे है ऋत्व विसर्ग संधि, जिसका अर्थ होता है विसर्ग को र आदेश हो जाना। इसके दो भेद होते हैं। विसर्ग लोप संधि, जिसका अर्थ होता है विसर्ग का लोप हो जाना। दूसरी है इसमें विसर्ग लोप दीर्घ संधि, जिसका तात्पर्य है विसर्ग का लोप करके उससे पहले वाले ह्रस्व स्वर को दीर्घ हो जाना। अर्थात इस विसर्ग संधि में ऐसा होगा कि विसर्ग का लोप कर देंगे, लेकिन उससे विसर्ग से पहले यदि ह्रस्व कोई स्वर होगा तो उसको क्या आदेश कर देंगे? दीर्घ आदेश कर देंगे। विसर्ग संधि में पहली संधि आती है हमारी षत्व विसर्ग संधि, जिसके लिए सूत्र है विसर्जनीय से स, अर्थात विसर्ग के स्थान पर स आदेश हो जाता है। ये कहता है यदि आपके पास पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो और उसके बाद में यदि आपके पास खर वर्ण हो। खर वर्ण कौन से होते हैं जान लेते हैं। वर्ग का प्रथम द्वितीय अक्षर, वर्ग का प्रथम द्वितीय अक्षर श, श और श, ये वर्ण अगर ऐसा होता है तो इस विसर्ग के स्थान पर ये स आदेश हो जाता है, जिसको हम कहते हैं दंत्य श। ये कार्य हो जाता है। उसके बाद में एक स्थिति आ जाती है हमारे पास। यदि यहाँ पे इस दंत्य स के बाद में च या फिर छ, इन दोनों में से कोई अक्षर होगा तो इस स के स्थान पर तालव्य श हो जाएगा। इसके लिए सूत्र है स्तोहो, इश्चुना, इश्चुहु, जो हमने पहले हल संधि में पढ़ा था। इसके बाद में नंबर 2 पे आता है यदि इस स के बाद में दंती स के बाद में ट या फिर ठ, इन दोनों में से कोई अक्षर होगा तो इसके स्थान पे ये मूर्धन्य श हो जाएगा। और इसके लिए सूत्र था इष्टुना, इष्टुहु। ये सूत्र भी हमने हल संधि में ही पढ़ा था। तो देखिए इसमें भी ये कार्य हो जाएंगे। जब विसर्ग के स्थान पे आप ये स कर देंगे, उसके बाद में च वर्ग का अक्षर आएगा दोनों में से कोई भी, तो आप इस सूत्र से इस स के स्थान पे तालव्य श करेंगे। ऐसे ट वर्ग का अक्षर आएगा तो इस सूत्र से कौन सा अक्षर कर देंगे? मूर्धन्य श अक्षर कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसके। सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। नमः धन्ते, तो नमः के अंत में विसर्ग है, विसर्ग के बाद में वर्ग का प्रथम अक्षर यानी खर वर्ण है, तो आप विसर्ग को किस में बदल देंगे? दंते श में। अब आगे देखिए ट वर्ग का अक्षर हो, ट वर्ग के साथ में दंते सही होता है हमेशा, तो इसको ऐसे कैसे मिला देंगे? क्या रूप बन जाएगा? नमस्ते। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हरिहि धन च, हरिहि धन च, तो हरि के अंत में विसर्ग, बाद में वर्ग का प्रथम अक्षर, तो यहाँ पे इसके स्थान पे क्या कर देंगे अपन? दंतेश। अब दंतेश के बाद में देखिए यहाँ पे चैवर का अक्षर आ रहा है, तो यहाँ पे चैवर का अक्षर होने के कारण से इस स को किस में बदल देंगे? तालव्य श में बदल देंगे। और क्या रूप बन जाएगा? हरिश्च, हरिश्च, इस प्रकार से रूप बना देंगे। इस तरीके से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। धनु धन टंकार, धनु धन
टंकार है। तो धनु के अंत में देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद वही वर्ग का प्रथम अक्षर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, श कर देंगे। और इस श को इस ट वर्ग का अक्षर आगे होने के कारण से किस में बदल देंगे, मूर्धन्य श में बदल देंगे। और जब मूर्धन्य श में बदल जाएगा तो क्या रूप बनेगा, धनुष टंकार है, धनुष टंकार है। इस तरीके से रूप बना दिया जाएगा। इसके बाद में इसी संधि में दूसरा सूत्र आता है वासरी। ये नियम क्या कहता है, यदि पूर्व पद के अंत में आपके पास विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में शर, शर का अर्थ क्या होता है, श और श, इन तीन वर्णों में से कोई भी एक वर्ण हो तो इस विसर्ग के स्थान पे विकल्प से विसर्ग ही हो जाता है। विसर्ग को विसर्ग ही होता है। और कैसे होता है, विकल्प से होता है, विकल्प से। विकल्प का तात्पर्य यह है कि एक जगह विसर्ग से विसर्ग हो जाएगा और दूसरी जगह हमारा जो विसर्जनीय से सूत्र है जिससे हमने स आदेश किया था उससे वो कार्य हो जाएगा। देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, हरि ही धन शेते, हरि ही धन शेते। तो सबसे पहले हम जो सूत्र है कौन सा लगाएंगे, वासरी। तो इससे जो रूप बनेगा विसर्ग का विसर्ग ही रूप बन जाएगा। और क्या रूप बन जाएगा, हरि ही शेते। और जहां पे ये कार्य नहीं होगा, विकल्प का अभाव होगा, वहां पे इस विसर्ग के स्थान पे क्या आदेश कर देंगे, हम श आदेश कर देंगे। और स के बाद में देखिए यहाँ पे तालव्य श आ रहा है, तो वो च वर्ग के साथ में आने वाला अक्षर है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, तालव्य श कर देंगे। और क्या रूप बना देंगे, हरि शेते। इस प्रकार से रूप बन जाएगा, हरिश शेते। और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे पूरे है धन सर है, ऐसा एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के बाद में श आ रहा है, तो वासरी जो सूत्र है उससे जो रूप बनाएंगे वो क्या रूप बन जाएगा, पूरे है शर है। इस प्रकार से रूप बन जाएगा, दोनों को अलग अलग लिख देंगे। और जहां पे इस विकल्प का अभाव होगा, यानी विसर्ग को विसर्ग नहीं होगा, तो उसी विसर्जनीय स सूत्र से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे श आदेश कर देंगे। श के बाद में वो दंते स है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। और क्या रूप बन जाएगा, पुरस्शर है। इस तरीके से रूप बना दिया जाएगा। ऐसे ही चतुः धन षष्ठी, चतुः धन षष्ठी। तो यहाँ पे भी देखिए चतुः के अंत में विसर्ग आ रहा है और स आ रहा है, तो यहाँ पे इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, विकल्प से ये का ये रह जाएगा। और क्या रूप बनेगा, चतुः षष्ठी। इस प्रकार से रूप बनेगा। और जहाँ पे ये कार्य नहीं होगा वहां पे इस विसर्ग के स्थान पे श होगा। स के बाद में देखिए मूर्धन्य श ट वर्ग वाला रहा है, तो इस श को किस में बदल देंगे, मूर्धन्य श में बदल देंगे। और क्या रूप बन जाएगा दूसरा, चतुः षष्ठी। इस तरीके से रूप बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारी सत्व विसर्ग संधि कंप्लीट होती है। के बाद में आती है हमारी उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि में देखिए पहला नियम है अतो, अतो रोर प्लुतार प्लुते। ये नियम क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए ये कह रहा है पूर्व पद के अंत में क्या आना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, ह्रस्व ए होना चाहिए, ह्रस्व ए होना चाहिए। तथा उसके बाद में भी क्या होना चाहिए, ह्रस्व ए होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ये जो विसर्ग है वो किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। और ओ से पहले जो ए है उसके साथ में जुड़ेगा ये। गुण संधि का यहाँ पे नियम लगेगा। गुण संधि के नियम से गुण होने के कारण से इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब यहाँ पे ओ हो गया, बाद में ए आ रहा है, तो यहाँ पे जो पूर्व रूप संधि हमने पढ़ी थी पहले, उसका नियम लगते हुए यहाँ पे इस ए को अवग्रह चिन्ह में बदल दिया जाएगा। ये कौन सा चिन्ह आ जाएगा, अवग्रह चिन्ह। ये अवग्रह चिन्ह में बदल दिया जाता है। जैसे सह धन अपि, सह धन अपि। तो सह के अंत में देखिए विसर्ग आ रहा है, विसर्ग से पहले भी ए है और विसर्ग के बाद में भी है, तो इस विसर्ग को किस में बदल देंगे, ओ में बदल देंगे। इसके साथ में इसको जोड़ेंगे
तो रूप क्या बन जाएगा हमारे पास, सो धन अपि, इस प्रकार से रूप बनेगा। फिर वही पूर्व रूप संधि का नियम लगाएंगे यहाँ पे और इस ए को किस में बदल देंगे, अवग्रह चिन्ह में, और क्या रूप बन जाएगा, सो अपि, इस प्रकार से रूप बना देंगे। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, राम है धन अवदत्त। तो यहाँ पे देखिए राम के पहले, राम के अंत में विसर्ग आ रहा है, विसर्ग से पहले अ है और बाद में भी अ है, तो विसर्ग को वही उ में बदलेंगे, बाद में दोनों को जोड़ते गुण संधि से रामो अवदत्त, इस तरीके से बनेगा रूप। और फिर इन दोनों में पूर्व रूप संधि का नियम लगाते हुए रामो अवदत्त, इस प्रकार से इस रूप को बना देंगे। तो ये हो जाती है हमारी उत्तम विसर्ग संधि का प्रथम नियम। इसके लिए दूसरा सूत्र आता है हमारे पास हसीच, ये भी उत्तम विसर्ग संधि का ही है, हसीच। हसीच क्या कहता है, इस सूत्र को आप समझ लीजिए। पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो, लेकिन विसर्ग से पहले वही कंडीशन है, कौन सी, पहले वाले सूत्र के जैसी, रेश्व ए, और उसके बाद में क्या होना चाहिए, हस वर्ण होना चाहिए। हस वर्ण में कौन से अक्षर आते हैं, वर्ग का तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, और साथ में ये व र ल और है, ये वर्ण किस में आ जाते हैं, हस वर्णों में आ जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो इस विसर्ग को क्या आदेश कर देंगे, वो आदेश कर देंगे, पहले वाले अ के साथ में इसको जोड़ के किस में बदल देंगे, गुण संधि के नियम के अनुसार दोनों को ओ में बदल देंगे। इस प्रकार से इसकी ये प्रक्रिया हो जाती है। जैसे सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम, मन है धन हर है, मन है धन हर है। मन है के अंत में विसर्ग है, विसर्ग से पहले ह्रस्व ए भी है और उसके बाद में हस वर्ण भी है, तो इस विसर्ग को किस में बदल देंगे, हम ऊ में बदल देंगे। ऊ में बदलने के बाद इस ए के साथ में इस ऊ को जोड़ेंगे तो दोनों के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब इसको मिला देंगे, क्या रूप बन जाएगा, मनोहर है। इस प्रकार से रूप सिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल अपन देख लेते हैं, यश है धन दा। तो यश के अंत में विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए आ रहा है, उसके बाद वर्ग का तीसरा अक्षर आ रहा है, हस वर्ण है, तो इस विसर्ग को भी हम किस बदलेंगे, ओ में। वही इसके साथ में जुड़ करके ये भी किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, और इसको पूरे को मिला देंगे तो क्या रूप बन जाएगा, यशोदा। क्या रूप बना देंगे, यशोदा। ऐसे ही और एग्जांपल देखते हैं, देखिए, नमः है धन नमः है, नमः है धन नमः है। तो नमः के अंत में विसर्ग है, विसर्ग से पहले आ रहा है, बाद में पांचवा अक्षर आ रहा है, हस वर्ण है, इसके स्थान पे ओ पहले वाले इस ए के साथ जुड़ करके किस बदलेगा, ओ में बदल जाएगा, और क्या रूप बन जाएगा, नमो नमः है। इस प्रकार से रूप बना देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, अध है धन लिखित है। तो यहाँ देखिए विसर्ग आ रहा है और इससे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, अ आ रहा है, और बाद में यहाँ देखते हैं तो ल आ रहा है पहले, तो इसको ओ में बदल देंगे, पहले वाले अ के साथ इसको जोड़ेंगे, दोनों किस में बदल जाएंगे, ओ में बढ़ेंगे। ओ में बदलने के बाद दोनों को मिला देंगे तो अधो लिखित है। इस प्रकार से रूप बन जाएगा, अधो लिखित है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट संधि पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं।